तो अब पढ़ते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन। इसका मतलब यूरिन को बाहर निकालना, वही मिक्चुरेशन होता है। तो लिखिए मिक्चुरेशन, एक्ट ऑफ वॉइडिंग, VOIDING, एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन इज मिक्चुरेशन। एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन इज मिक्चुरेशन। अब होता क्या है कि वैसे तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 800 मिलीलीटर है, मगर जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर 500 मिलीलीटर यूरिन उसमें फिल हो जाती है, वो स्ट्रेचिंग फील करता है, और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेचिंग को फील करते हैं और तुरंत सेंसरी नर्व से इंपल्स सीएनएस को भेज देते हैं। सीएनएस इंटर्न मोटर नर्व से इनके पास इंपल्स भेजता है, जो कि इन्वॉल्व करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। ये जो इंपल्स आती है वो डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे डेट्रूसर मसल है, बता चुके हैं आपको, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराती है। साथ ही साथ जो स्फिंक्टर है उन्हें रिलैक्स करा देती है, और इस तरह से यूरिन एक्सपेल हो जाती है। यही मिक्चुरेशन है। तो जरा इस बात को लिखिए। आपने लिख लिया एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन इज मिक्चुरेशन। आगे लिखेगा, though the capacity of urinary bladder is above 800 milliliter, though the capacity of urinary bladder is above 800 milliliter, but as the volume is around 500 milliliter, but as the volume is around 500 milliliter, its wall gets stretched, its wall gets stretched, full stop. Stretch receptors generate nerve impulse. Stretch receptors generate nerve impulse that is carried by sensory neurons. That is carried by sensory neuron to brain. That is carried by sensory neurons to brain, producing the sensation of fullness. Producing the sensation of fullness. Producing the sensation of fullness, full stop. This initiates the autonomic reflex. This initiates the autonomic reflex, that is parasympathetic nervous system. That is parasympathetic nervous system, resulting in contraction of detrusor muscles of urinary bladder. Resulting in contraction of detrusor muscles of urinary bladder and relaxation of sphincter, and relaxation of sphincter, and thus the urine is expelled out, and thus the urine is expelled out, and thus the urine is expelled out. इस तरह से यूरिन एक्सपेल हो जाती है बाहर की तरफ। ठीक है। अगर हम चाहें तो वॉलंटरली एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डाल सकते हैं। अगर यूरिन कम हो तो भी फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, और तब भी मिक्चुरेशन हो जाता है अगर वॉल्यूम थोड़ा कम हो तब। कैसे? एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करेंगे तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और वही प्रोसेस होगा जो अभी आपको बताया था। ठीक है। तो मिक्चुरेशन के बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। आई हैव रिटन इट डाउन। इसमें सबसे ज्यादा वाटर है, इतना वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद भी 96% वाटर है। यूरिया वो 2% है। अदर डिजॉल्व सॉलिड्स वो भी अराउंड कितने होते हैं? 2% यहाँ पर वो भी अराउंड होते हैं। तो यूरिया और दूसरे डिजॉल्व सॉलिड्स 2% होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत होता है, अराउंड 0.3%, आप कह सकते हो 0.3%। This is formed by the breakdown of nucleic acid. ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है यूरिक एसिड। This is formed by the breakdown of nucleic acid. इसके अलावा क्रिएटिनिन which is formed in muscles, मसल में बनती है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसके अलावा। अच्छा, यूरिन का कलर पेल येलो होता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट इसे येलो कलर देता है, और यूरोक्रोम पिगमेंट ये ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनता है। तो लिख लीजिए कि येलो कलर और पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द breakdown of hemoglobin, which is found by the breakdown of hemoglobin.
केवल इतना ही नहीं, जो पंजेंट स्मेल होती है यूरिन की, जो बैड स्मेल होती है, वो बनती है अमोनिया से। एक्चुअली यूरिया का कन्वर्जन माइक्रोब्स जो है अमोनिया में कर देते हैं, उसी से जो है वो बैड स्मेल आती है। तो ये भी लिख लीजिए, अनप्लीजेंट स्मेल इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। क्या क्या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन में होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए? प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ये भी यूरिन में आता है। ये तब होता है जब ग्लोमेरुलस का इंफेक्शन हो जाता है, ग्लोमेरुलस के पोर्स बड़े हो जाते हैं तो प्रोटीन भी आने लगता है, क्योंकि प्रोटीन बड़ा होता है। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जहां ग्लोमेरुलस का इंफेक्शन होता है और पोर साइज इंक्रीज कर जाते हैं। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स, ये जॉन्डिस के केस में बाइल सॉल्ट भी यूरिन में आने लगता है। इसके अलावा ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज तभी आता है जब डायबिटीज मेलाइटस ये डिसीज होती है पर्सन में, तो ग्लूकोज भी यूरिन में आने लगता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है। कीटोन बॉडीज ये भी आती है यूरिन में जब डायबिटीज मेलाइटस होता है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग करता है, बहुत लंबी कोई फास्टिंग करता है, तो उसकी यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती हैं। तो कीटोन बॉडीज ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग। क्रिएटिनिन जो मसल में बनता है वो ज्यादा ही बनने लगेगा अगर आदमी स्टार कर रहा है। अगर आदमी स्टार कर रहा है, वो भूखमरी का शिकार है, तो ऐसे केस में उसकी मसल्स में क्रिएटिनिन ज्यादा बनेगा। तो क्रिएटिनिन में लिख लीजिए ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग के समय ये बनता है। डिसीजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट की डिसीजेस की बात करते हैं। नेफ्राइटिस, ये इन्फ्लेमेशन होता है किडनी का, लिख लीजिए इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, कोई भी माइक्रोबियल इंफेक्शन होता है किडनी में तो नेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके पोर्स बड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई सारी चीजें यूरिन में आने लगती हैं, जैसे कि प्रोटीन और ब्लड और दूसरी चीजें जो कि नहीं आनी चाहिए, तभी ये प्रोटीन और दूसरी चीजें आती हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, inflammation of glomerulus, glomerulonephritis. In this infection, pore size increases. In this inflammation, pore size increases. Pyelonephritis, ये जो किडनी के बाहर टिश्यूज होते हैं पेल्विक रीजन में, उनके इन्फ्लेमेशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द किडनी इन पेल्विक रीजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द किडनी in pelvic region, in pelvic region, pelvic region. Cystitis, ये यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लेमेशन लिखिए, सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलाई, या इसी को आप किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं, किडनी स्टोन। इसमें क्या होता है, इंसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाते हैं, ऑक्सलेट सॉल्ट्स बन जाते हैं, और वो स्टोन की तरह ही दिखते हैं, ऑक्सलेट सॉल्ट्स, और वो स्टोन की तरह पेन कॉज करते हैं, ऐसा लगता है किडनी में स्टोन हो, वो पेन कॉज कर रहा हो। तो रीनल कैलकुलाई, तो इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल ऑक्सलेट सॉल्ट्स, इनसॉल्युबल ऑक्सलेट सॉल्ट्स। यूरीमिया, यूरीमिया का मतलब ज्यादा ही यूरिया जब यूरिन में हो, एक्सेस यूरिया इन यूरिन, ज्यादा ही यूरिया बन रही है, यूरीमिया, एक्सेस यूरिया इन यूरिन। नेक्स्ट है एल्कैप्टन यूरिया, एक्चुअली ये होमोजेंटेसिक एसिड जो होता है, इसे एक एंजाइम होमोजेंटिसेज वो ब्रेक कर देता है, तो होमोजेंटेसिक एसिड हमारे यूरिन में नहीं आता। पर कुछ लोगों में ये होमोजेंटिसेज एंजाइम को बनाने वाला जीन प्रेजेंट नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो वो इसको ब्रेक नहीं कर पाते और ये यूरिन में आने लगती है, उसी को हम कहते हैं एल्कैप्टन यूरिया। तो इसको लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन।
ये कैसा डिसऑर्डर है? आप जानते हो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, बाय बर्थ होता है ये। तो इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर। पायूरिया, ये पस अगर यूरिन में हो तो पायूरिया कहते हैं। तो लिखिए प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन इज पायूरिया। हिमेटोयूरिया, जब ब्लड यूरिन में होता है तो हिमेटोयूरिया कहते हैं, और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है। तो लिखिए प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज हिमेटोयूरिया, ब्लड इन यूरिन इज हिमेटोयूरिया। ग्लाइकोज यूरिया समझ ही गया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जो डायबिटीज मेलाइटस के केस में हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और प्रोटीनयूरिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। अब देखते हैं कि अभी तक तो हमने डिसीजेस की बात की, किडनी की डिफरेंट डिसीजेस। अब अगर हम बात करें कि किडनी अगर पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो जाए और कोई भी फंक्शन ना करे, तब क्या करेंगे? तब जरूरत पड़ेगी हीमोडायलिसिस की या आर्टिफिशियल किडनी की। हीमोडायलिसिस से ब्लड में से जो वेस्ट है वो सेपरेट किए जाते हैं। उसका ये फिगर हमने बना रखा है। ये पेशेंट है जो हीमोडायलिसिस पे है, इसकी आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, क्योंकि आर्टरी से ब्लड बाहर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर रेडियल आर्टरी को प्रेफर करते हैं। यहाँ से ब्लड ले जाया जाता है और उसे पंप कर दिया जाता है इस डायलाइजर में, जिसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है, और ब्लड को पंप कर दिया जाता है सेलोफेन ट्यूब में। ये जो डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, उसकी सेम कंसंट्रेशन होती है जैसी ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, एक्सेप्ट इट डज नॉट कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। सेलोफेन ट्यूब में पोर्स होते हैं, वो पोर इतने छोटे होते हैं कि उससे ब्लड सेल्स और प्रोटीन बाहर नहीं आ सकते, मगर इतने बड़े होते हैं कि उससे वेस्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब बाहर आ जाते हैं। मगर आता केवल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में सेम कंसंट्रेशन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और दूसरे आयंस होते हैं, जो कंसंट्रेशन नॉर्मल ब्लड में होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ सेम कंसंट्रेशन हो जाती है, इसीलिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, वाटर बाहर नहीं आ पाते। मगर डायलिसिस फ्लूइड में वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट बाहर आता जाता है, और जब ये डायलिसिस फ्लूइड यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे बाहर कलेक्ट कर लेते हैं और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इसमें ऐड करते रहते हैं। उसमें कंप्रेस गैसेज ऐड करते हैं, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे लाते हैं और डायलिसिस फ्लूइड को ऐड करते रहते हैं। जो क्लियर ब्लड होता है उसको पेशेंट में वापस से डाल दिया जाता है। जब ब्लड को हम निकालते हैं तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कर लेते हैं, और वो कोगुलेट न करे इसलिए एंटी कोगुलेंट डाल देते हैं। मगर दोबारा जब पर्सन में वो ब्लड इंसर्ट कराते हैं तो बॉडी टेम्परेचर पे उसको कर देते हैं, ताकि वो ब्लड बॉडी टेम्परेचर पे पेशेंट में जाए। तो ये सारी बातें हो गई। जरा इन बातों को लिखिए। हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी आप ड्रॉ कर लीजिए और लिखना चालू कीजिए। When the kidneys are completely damaged and do not function, when the kidneys are completely damaged and do not function, the patient often receives hemodialysis. Patient often receives hemodialysis, that is treatment with artificial kidney. इसको artificial kidney भी कहते हैं, that is treatment with an artificial kidney. Full stop. Next time, hemodialysis is the separation of certain substances from blood. Hemodialysis is the separation of certain substances from blood by use of a selectively permeable membrane. Use of a selectively permeable membrane. Full stop. The pores in the membrane allow some substances to pass through. The pores in the membrane allow some substances to pass through, however prevent others. Full stop. The patient is connected to the machine. The patient is connected to the machine by a tube attached to an artery. By a tube attached to an artery, often the radial artery. Often the radial artery. Full stop. Blood from the artery is pumped into a tube. Blood from the artery is pumped into a tube that runs through the dialyzer. Full stop. The dialyzer is filled with dialysis fluid which contains
The dialyzer is filled with dialysis fluid which contains the same quantities of electrolytes and nutrients as normal plasma, but contains no waste product. Full stop. The cellophane tube has pores which are large enough to allow smaller molecules to diffuse into the fluid. But do not allow the movement of blood cells and blood proteins. From the blood. Full stop. Molecules of waste substances such as urea, ammonia, and other waste diffuses into the dialysis fluid. Diffusion of other substances such as glucose, amino acid, and electrolytes, it is prevented by the presence of these substances in the dialysis fluid in the same concentration as in normal plasma. Now the blood is returned to patient body. Through a vein, usually radial vein. Full stop. एक लाइन छोड़ के लिखेगा. When the blood is taken out, it is cooled to 0 degrees Celsius. Mixed with anticoagulant and then pumped into artificial kidney. Full stop. The blood coming out of the artificial kidney is warmed. To body temperature. Mixed with antiheparin and return to vein. तो ये वो सारी बातें मैंने लिखवा दी जल्दी से. आपको जो बातें मैंने बताई, अगर थोड़ा जल्दी बोला तो आप पॉज करके इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं. अब यहाँ बात करते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, नॉट ओनली किडनी. फॉर एग्जांपल लंग्स हर मिनट 200 मिलीलीटर CO2 बाहर निकालता है. वो भी अगर ज्यादा अमाउंट में होती है तो वो टॉक्सिक वेस्ट बन जाती है. और 400 ml वाटर पर डे वो रिलीज करते हैं लंग्स. ये वाटर ज्यादा भी हो सकता है ह्यूमिड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत. अगर हम स्किन की बात करें तो उसमें स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं. स्वेट ग्लैंड 99.5% वाटर सीक्रेट करता है. जो स्वेट होता है उसमें 99.5% वाटर होता है सबसे ज्यादा. NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है और अमोनिया होता है. तो इन बातों को याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि स्वेट क्या क्या रिमूव कर रहा है. साथ ही साथ सेबेशियस ग्लैंड वैक्स, स्टेरॉल्स, लिपिड एक्सेट्रा को एलिमिनेट करता है. लीवर की बात करें तो वो इनएक्टिवेटेड हार्मोन्स को, यूरिया को, क्योंकि वो बनाता है तो यूरिया को बाद में ब्लड में देता है और ब्लड से किडनी के थ्रू एक्सपेल होती है. प्लस वाइटामिन कुछ और कुछ ड्रग्स को भी एक्सपेल करता है, एक्सक्रीट करता है. लार्ज इंटेस्टाइन Ca2+, Mg2+, Fe2+ और दूसरे आयंस को एलिमेंट्री कैनाल में पोर कर देते हैं जो ज्यादा होते हैं बॉडी में, और वो बाहर चले जाते हैं. ठीक है. इसके बाद एंड में कुछ और टर्म्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस लिख लीजिए. इसका क्या मतलब है? वो सब्सटेंसेस जिनका अमाउंट ब्लड में बहुत हाई होता है तब भी वो किडनी से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं या नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड. इनका हाई भी वैल्यू हो. अगर ग्लूकोज की बात कीजिए ना डियर, तो ग्लूकोज 180 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है तब तक वो एब्जॉर्ब हो जाता है. जब इससे ज्यादा होता है तब वो यूरिन में आने लगता है. तो देख रहे हैं 100 ml में 180 मिलीलीटर तक ग्लूकोज रिटेन कर सकते हैं. तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है. क्या होते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस? दे आर रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज हाई इन ब्लड.
they are reabsorbed in blood even when their concentration is high in blood. नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस या जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कह लीजिए, ये वो सब्सटेंस है जिनका ब्लड में अगर जीरो भी अमाउंट हो तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ये ब्लड में नहीं, ये ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते. ठीक है, आई करेक्टेड इट. नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब ब्लड में इनका अमाउंट जीरो हो तो भी ये ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड में, क्योंकि ये लो या जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं, ये यूरिन में ही जाते हैं. तो नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस they are not absorbed in blood even when their concentration is zero in blood. They are not absorbed in blood even when their concentration is zero in blood. एग्जाम्पल आप जानते हो यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा. यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा. अब इन्युलिन की बात कर लें. ये अनयूजुअल पॉलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का. फ्रक्टोज का इसकी खासियत ये है कि हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता और रेडली किडनी से फिल्टर्ड हो जाता है. किडनी से फिल्टर हो जाता है तुरंत और बॉडी यूज ही नहीं करती. तो जितना इन्युलिन देते हैं वो कितनी देर में किडनी से फिल्टर होता है उससे हम जीएफआर का पता लगा लेते हैं. तो इसका मतलब इसका जीएफआर पता लगाने में यूज करते हैं, किडनी फंक्शन को टेस्ट करने में यूज करते हैं. तो इन्युलिन को लिखिए इन्युलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इसमें लिखिए इन्युलिन इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी. Inulin is not metabolized in our body even when inulin is not metabolized in our body and readily filtered through kidney. It is used to test kidney function. And study GRF, glomerular filtration rate. To find out GFR, glomerular filtration rate. तो बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ख़त्म करने के पहले कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि या तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है या पुरानी एनसीईआरटी में थे पर नई एनसीईआरटी में नहीं है. मींस उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है, उससे क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी कम है मगर ज़ीरो नहीं है. इसीलिए अच्छा ये होगा कि हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लें. और वो टॉपिक क्या है? एक तो है यूरिया साइकिल और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन. ये दो टॉपिक्स हैं. यूरिया साइकिल की चर्चा ज़रूर होती है एनसीईआरटी में पर यूरिया साइकिल गिवन नहीं है, इसीलिए एज सच यूरिया साइकिल के अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. फिर भी हमें अगर यूरिया साइकिल जाननी है तो हमें पूरी जो फिनोमिनन है उस पूरे फिनोमिनन को पढ़ना पड़ेगा. ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक फिशेस के रेफरेंस में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के रेफरेंस में, इसका मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों के रेफरेंस में गिवन था एनसीईआरटी में, जो पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी पर बहुत साल पहले इसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया है. इसका मतलब उससे क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी बहुत नील है. मगर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए हमको ऑस्मो रेगुलेशन की नॉलेज भी चाहिए. इसीलिए दो टॉपिक हम लेंगे और इन दो टॉपिक के बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक. तो दो टॉपिक कौन कौन से? एक तो यूरिया साइकिल, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यूरिया साइकिल जो है उसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं बिकॉज ऑर्निथाइन इज रीजनरेटेड बैक. ये बार बार साइकिल में रीजनरेट होता है, इसीलिए ऑर्निथाइन साइकिल भी इसे हम कहते हैं. दूसरी बात, इसे हम क्रैब हैंसेलेट साइकिल भी कहते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने इस यूरिया साइकिल पे वर्क किया, तो उन्हीं के नाम के आधार पे हमने इसे क्रैब हैंसेलेट साइकिल नाम भी दे दिया. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यूरिया साइकिल चलती कहाँ है? यूरिया साइकिल रन्स इन लिवर. ये लिवर में रन करती है. और लिवर में कहाँ? लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में. तो लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल में रन करती है यूरिया साइकिल, वही हम पढ़ते हैं. ठीक है, अब यूरिया साइकिल होती क्या? आप जानते हो यूरिया साइकिल से यूरिया बनती है, मगर ये यूरिया बनती किससे है? यूरिया बनती है अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन होता है जिससे कि अमोनिया बन जाता है. वो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमारा लिवर उसको चेंज कर देता है यूरिया में और वही यूरिया साइकिल होती है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उससे अमाइनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन हुआ. ट्रांसएमिनेशन करने के बाद उससे बना ग्लूटामेट. ये ग्लूटामेट ब्रेक कर गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटामेट में और अमोनिया में. एक हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा दिख रहा है अमोनिया में, जो कि NH3 होता है. यहाँ NH4 लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन ज़्यादा होता है.
पर है ये क्या, अमोनिया ही। नाउ दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक बट it is converted into कार्बेमॉयल फॉस्फेट by the utilization of 2 ATP। इसमें 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है, साथ ही साथ HCO3 माइनस भी इसमें कंबाइन होता है। HCO3 माइनस क्या है, बाय कार्बोनेट आयन, जो असल में किससे बनता है, CO2 से। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बाय कार्बोनेट आयन आपको दिख रहा है ये असल में किससे बनकर आता है, ये बनता है असल में CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। ये बाय कार्बोनेट आयन किससे बना है, CO2 से। तो इधर से अमाइनो एसिड आई, इधर से ATP की मदद से CO2 जुड़ा, या बाय कार्बोनेट आयन जो कि CO2 से ही बना हुआ प्रोडक्ट है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली CO2 से ये बना है। वो दोनों मिले विद द हेल्प ऑफ 2 ATP, ये ADP में बदल गए ATP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और H+ आयन इसमें से निकल गया और बना कार्बेमॉयल फॉस्फेट। क्या बना, कार्बेमॉयल फॉस्फेट। ये कार्बेमॉयल फॉस्फेट जो है ना, वो अब साइटोसॉल में जो ऑर्निथीन है उसके साथ जुड़ जाएगा। कार्बेमॉयल फॉस्फेट, ऑर्निथीन दोनों मिल गए, आपस में जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ornithine and carbamoyl phosphate they are united together to form citrulline। देखिए ऑर्निथिन एक अमाइनो एसिड है, सिट्रुलिन भी अमाइनो एसिड है। ये दोनों अमाइनो एसिड नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाते, प्रोटीन बनाने में इन दोनों का कोई रोल नहीं होता, प्रोटीन में कभी ये दोनों अमाइनो एसिड नहीं होते। ये दोनों अमाइनो एसिड नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है एंड दे आर फाउंड इन यूरिया साइकिल। कौन कौन, ऑर्निथाइन और सिट्रुलिन। ऑर्निथाइन और सिट्रुलिन ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है विच आर नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड, दैट मीन्स दे आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स एंड दे आर फाउंड ओनली इन यूरिया साइकिल। ठीक है, यहाँ से ये सिट्रुलिन बना, ये सिट्रुलिन आगे गया तो आगे जुड़ा एस्पार्टेट के साथ। किसके साथ, एस्पार्टेट के साथ ये मिल गया। ठीक है, अब ये एस्पार्टेट कैसे बना, देखिए अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड एक यहाँ लगा और एक अमाइनो एसिड यहाँ लगा। यह अमाइनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन हुआ तो ग्लूटामेट बना। एक और बार ट्रांसएमिनेशन हुआ तो ये बना एस्पार्टेट। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अमाइन ग्रुप का हटाना। ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एंजाइम की कैटेगरी होती है, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। तो ट्रांस इज़ द कैटेगरी ऑफ एंजाइम जो एक ग्रुप को हटाकर किसी दूसरे पे लगाता है। तो ट्रांसएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप वो हटाया जाता है। तो अमाइनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन हुआ, ग्लूटामेट बना, फिर दोबारा ट्रांसएमिनेशन हुआ तो एस्पार्टेट बना। ये सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ जुड़ गया, सिट्रुलिन और एस्पार्टेट आपस में जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। नाम ही बता रहा है कि आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, क्योंकि इसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट बनाने वाला, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। तो यहाँ पर सिट्रुलिन और एस्पार्टेट को इस एंजाइम ने जोड़ा विद द हेल्प ऑफ 1 ATP। एक ATP और लगा देखिए यहाँ पे, मगर खास बात क्या है, ये ATP ADP में नहीं टूटा जबकि AMP में टूट गया और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए। इसका मतलब यहाँ पर जो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, फॉस्फेट बॉन्ड है, उनका यूज़ हुआ। ATP से ADP बनता तो एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का यूज़ होता, मगर यहाँ ATP से क्या बना, AMP। इसका मतलब 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। तो ये एनर्जी लेकर ये दोनों मिले और बन गया आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बन गया, आर्जिनोसक्सिनेट। ये सब रिएक्शन साइटोसॉल में हो रही है, साइटोप्लाज्म में। आर्जिनोसक्सिनेट को इस एंजाइम ने, जिसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, लाइज का मतलब तोड़ने वाला, और किसको तोड़ने वाला, आर्जिनोसक्सिनेट को। वो आर्जिनोसक्सिनेट को तोड़कर बनाता है फ्यूमरेट और आर्जिनेज। 2 चीज़ें, फ्यूमरेट और आर्जिनेज। ये फ्यूमरेट बना और ये आर्जिनेज बना। अब ये आर्जिनेज जो है वो आर्जिनेज एंजाइम और वाटर की मदद से, इसका मतलब यहाँ आर्जिनेज एंजाइम आया और वाटर की मदद ली गई, वाटर आया रिएक्शन में और उसने आर्जिनेज को तोड़ दिया 2 चीज़ों में। किसकी मदद से, इस एंजाइम और वाटर की मदद से। आर्जिनेज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन, यूरिया एंड ऑर्निथिन।
यूरिया बन गया और ऑर्निथिन इज रीजनरेटेड बैक, ऑर्निथिन दोबारा से रीजनरेट हो गया, वापस साइकिल में चला, फिर यहाँ टूटा, फिर ऑर्निथिन बना, बार बार ऑर्निथिन बन रहा है और साइकिल में बार बार जा रहा है, इसीलिए इसे ऑर्निथिन साइकिल भी हम कहते हैं। तो ये यूरिया कैसे बना, ये आर्जिनेज से बना, आर्जिनेज में वाटर मिलाया और आर्जिनेज एंजाइम ने आर्जिनेज को वाटर मिला के तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, यूरिया और ऑर्निथिन। यूरिया का केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, H2NC NH2O, या आप कह सकते हो NH2CONH2, ठीक है। तो NH2CONH2 दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, ये यूरिया का केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से यूरिया यहाँ पे बन गया। ये तो बात हुई पूरी साइकिल की, मगर असल में साइकिल के अंदर जाके कोई पूछता नहीं कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर लगेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पूछा क्या जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आप आंसर बताइएगा, आपने साइकिल पूरी पढ़ ली। आप मुझे बताइए कि ऑर्निथिन साइकिल से या यूरिया साइकिल से या क्रैब हेंसेलेट साइकिल से कौन से प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव होते हैं, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव होता है। पहला ऑप्शन है अमाइनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है दोनों। बताइए, अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन देने के बाद, केवल अमाइनो एसिड रिमूव नहीं होता, CO2 भी रिमूव होता है। ये देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो यही है कि यूरिया साइकिल रिमूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो लिख लीजिए ज़रा, यूरिया साइकिल रिमूव्स अमाइनो एसिड एंड CO2, ठीक है। असल में अमाइनो एसिड कहिए या आप उसे अमोनिया भी कह सकते हो, क्योंकि अमाइनो एसिड से अमोनिया बना था ना, ये डेंजरस है और इसको बॉडी से निकालना है। अमाइनो एसिड तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, CO2 है, मगर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अमाइनो एसिड ब्रैकेट में अमोनिया एंड CO2। वेस्ट प्रोडक्ट अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के काम भी आता है, पर जब वो ज़्यादा होता है तो उसका डीएमिनेशन हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। तो असल में अमोनिया और CO2 जो डेंजरस है बॉडी के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, दे आर रिमूव थ्रू यूरिया साइकिल, ठीक है। मगर ऑप्शन वेरी कर सकता है, कहीं अगर अमोनिया नहीं आता, अमाइनो एसिड आता है तो अमाइनो एसिड लगा देंगे। पर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो अमोनिया एंड CO2 आर दी वेस्ट प्रोडक्ट। ये अमोनिया और CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में बाय प्रोडक्ट कौन है। आपके सामने यूरिया साइकिल बनी हुई है, देख के मुझे बताइए। अब इसमें ऑप्शन मत मांगिएगा, वरना मैं ऑप्शन दे दूंगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। आप बताइए इसमें से बाय प्रोडक्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। अब आपने कई सारे आंसर सोचे होंगे, कुछ लोग सही आंसर पे भी आएंगे, ज़्यादातर ने गलत सोचा होगा। देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है यूरिया, खुद यूरिया ही बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि बार बार साइकिल से वो निकल रही है बाहर, बन रही है, निकल रही है। कई लोग ऑर्निथिन सोच लेते हैं कि बार बार आ रही है, यही बाय प्रोडक्ट होगी, ऐसा नहीं है। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इज यूरिया, लिख लीजिए इस बात को, बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इज यूरिया, बाय प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इज यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATPs आर यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूरिया साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया बोला है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ATP यूज़ होते हैं, तो 2 ATPs आर यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूरिया साइकिल। पर टोटल ATP कितने, 2 और 1 3 ATP का यूज़ हो रहा है पूरी यूरिया साइकिल में। कितने ATP का, 3। मगर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कितने टूट रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि ATP से AMP बन रहा है, ADP नहीं। तो ATP तो पूरे यूरिया साइकिल में 3 यूज़ होते हैं, 3 ATPs आर यूज्ड इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में एक साइकिल में एक यूरिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 ATP का यूज़ होता है। मगर कितने हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रोकन डाउन होते हैं, हाउ मेनी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, 2 हियर, क्योंकि ATP से ADP बन रहा है, 2 है, और 2 ही यहाँ पे, क्योंकि ATP से ADP नहीं AMP बन रहा है, तो 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। बात आप समझ गए, बात आप समझ गए। यहाँ एक अमाइनो एसिड,
यहाँ एक अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड साइकिल में इंटर भी कर रही हैं, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बाहर जा रहा है बॉडी में से यूरिया बन के, वो है अमोनिया विच इज़ हाईली टॉक्सिक, ठीक है। और आप जानते हो कि अमोनिया से यूरिया 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है। तो हाईली टॉक्सिक अमोनिया एंड CO2 विच इज़ प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, दैट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। तो बेटा जी ये बात हो गई यूरिया और निथिन साइकिल की। बहुत टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यूरिया साइकिल के डीप में जाके पूछता नहीं। जो मैंने 2-3 लाइनें एंड में लिखवाई हैं वो याद रखिएगा, पूरी साइकिल नहीं याद होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। अगर पूछेंगे तो जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं, बताए हैं, वही पूछे जाएंगे, वही इंपॉर्टेंट भी है इस साइकिल में सबसे ज़्यादा। ये नहीं कि एक की और निथिन के बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, वो सब उनते इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको लिख लीजिएगा ज़रूर। चाहे तो एक लाइन और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड बन रहे हैं, है ना, यूरिया साइकिल में, विच आर नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड, वो बात भी लिख लीजिए। तो लिखिए ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर, ornithine and citrulline are formed in urea cycle. Ornithine and citrulline are formed in urea cycle. They are non-protein forming amino acids. They are non-protein forming amino acids. तो इस तरह से डियर यूरिया साइकिल ख़त्म होता है। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉलिड बैलेंस इन बॉडी। वाटर और सॉलिड दोनों बैलेंस फॉर्म में रहें, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही मेंटेन रखना, उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो आप ऑस्मो रेगुलेशन हेडिंग डाल लीजिए और इस बात को लिख भी लीजिए। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉलिड बैलेंस इन बॉडी, मेंटेनिंग द वाटर and solute balance in body is known as osmoregulation, is known as osmoregulation। अब अलग अलग एनिमल जो है वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं बॉडी में। हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिस हिसाब से वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। पहला है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, 2 ब्रॉड कैटेगरी में आप एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हो। क्या होता है ये? ऑस्मो कन्फर्मर्स जो अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम। तो पहली हेडिंग डालिए ऑस्मो कन्फर्मर्स, फिर मैं बताता हूँ। देखिए ऑस्मो कन्फर्मर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट मेंटेन नहीं रख पाते। देर अदर चेंज देयर बॉडीज कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द एम्बियंट मीडियम। एम्बियंट का मतलब सराउंडिंग मीडियम। बाहर जो ऑस्मोलैरिटी होगी वही ऑस्मोलैरिटी वो अपनी बॉडी की बना लेंगे। बाहर 50 है तो उनकी 50, बाहर 100 है तो उनकी 100, बाहर 1000 है तो उनकी 1000। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष। कम चैलेंजेस आते हैं, बहुत कम दिक्कत आती है। जैसा देश है अगर वैसा भेष बना के जाएंगे तो लोग ऐसे घूर घूर के नहीं देखेंगे कौन आ गया। अमेरिका में कोई साउथ इंडियन गया, धोती पहन लिया तो सब धोती को देखेंगे कि व्हाट ही इज़ वियरिंग। अगर वहाँ का सूट बूट पहनता है तो कम लोग ध्यान देंगे। तो ये वैसे ही हैं, इनको कम मेहनत करनी पड़ती है। जो सराउंडिंग मीडियम की ऑस्मोलैरिटी वही बॉडी की हो जाने दो, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। जो बाहर वही हमारी, क्योंकि अपनी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए तो एनर्जी लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स वो क्या होते हैं जो अपनी की बॉडी की कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, एंड दे चेंज देयर ऑस्मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। बाहर जितनी वो अपनी उतनी बना लेते हैं। अब कौन ऐसा करेगा? गरीब लोग, गरीब जानवर। गरीब कौन? इनका कम एनर्जी है, तुच्छ प्राणी है, छोटे मोटे गरीब प्राणी है। कौन? इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी मैराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे, और कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ज़रा इस बात को लिख लीजिए, लिखिए ज़रा ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। इसमें लिखिए दे डू नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। दे डू नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। दे रदर चेंज देयर ऑस्मोलैरिटी। दे रदर change their osmolarity
according to the osmolarity of the surrounding medium. Their other change their osmolarity according to the osmolarity of the surrounding medium. According to the osmolarity of the surrounding medium. Full stop. Example: all marine invertebrates and few freshwater invertebrates. All marine invertebrates and few freshwater invertebrates are strict osmoconformers. Are strict osmoconformers. Are strict osmoconformers. ठीक है, ये तो बात होगी ऑस्मो कन्फर्मर्स की। बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी एकदम कांस्टेंट रखते हैं। बाहर कोई भी ऑस्मोलिटी हो, चाहे 50, चाहे 1000, चाहे 100, 200, 300, 500, व्हाटसोएवर, पर उनकी बॉडी की ऑस्मोलिटी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट बॉडी की जो ऑस्मोलिटी है वो है 200 to 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। ये यूनिट होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलिटी की। तो 200 से 300 रहती है हमेशा, चाहे वो फ्रेश वाटर में जाए, चाहे वो मैराइन वाटर में जाए, चाहे लैंड पे रहें, वो अपनी ऑस्मोलिटी हमेशा 200 से 300 ही मेंटेन रखते हैं। इसके लिए एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है, पर वो करते हैं। जैसा उनका अपना रूप है वही रखते हैं। किसी भी देश में जाए वैसा ही भेस नहीं बनाते, वो अपनी पर्टिकुलर्स पे ही जो है फिक्स्ड रहते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं करते बॉडी की ऑस्मोलिटी। और कौन ऐसा करेगा? अमीर लोग, जिनके पास पैसे हैं, बड़े जानवर, मतलब वर्टिब्रेट्स। तो ज़रा इस बात को लिखिए, ऑस्मो रेगुलेटर्स लिखिए इसको। दे मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। दे मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी irrespective of the osmolarity of surrounding medium. They maintain their constant body osmolarity irrespective of the osmolarity of surrounding medium. Osmolarity of the surrounding medium. Surrounding medium से कुछ लेना देना नहीं है। और ऑस्मो रेगुलेटर्स की अगर बात करें तो सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स लिख लीजिए, आर स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स। All vertebrates are strict osmoregulators. Osmoregulators, सारे वर्टिब्रेट स्ट्रिक्ट ऑस्मोरेगुलेटर होते हैं, परंतु इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन है, कुछ हैं जो वर्टिब्रेट के नाम पे कलंक हैं। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें वर्टिब्रेट्स में, जो कि असल में ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, ना कि ऑस्मो रेगुलेटर, तो आपने लिखा ऑल वर्टिब्रेट्स आर स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर एक्सेप्ट मिक्सीन, हैगफिश एंड इलास्मोब्रैंक्स। इलास्मोब्रैंक्स का मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस। तो मिक्सीन और इलास्मोब्रैंक वो वर्टिब्रेट्स हैं जो वर्टिब्रेट होते हुए भी ऑस्मो रेगुलेटर नहीं है, जबकि सारे वर्टिब्रेट ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। ये ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। जैसा देश वैसा भेस ये बन जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी कौन खर्च करे? कार्टिलेजिनस फिशेस देखिए इतनी सक्सेसफुल हैं। ये भी एक उनका कारण है कि ये इन सब चीज़ों में एनर्जी खर्च नहीं करती कि कौन ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करे। बाहर की जो अंदर की, ठीक है, काम ख़त्म। ठीक है, तो बात समझ गया? ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब अलग अलग मीडियम में कैसे वर्टिब्रेट्स अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट को अपनी ऑस्मोलैरिटी क्या रखनी है? कांस्टेंट। तो उसको चैलेंजेस आते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिए वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन। वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर environment. Water and solute regulation in fresh water environment. ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखते हैं एक डायग्राम फिश का। एक फ़िश जो कि वर्टिब्रेट है, बोनी फिश की बात करते हैं, और वो फ्रेश वाटर में रहती है। तो क्या क्या चैलेंजेस उसको आएंगे अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने में। ये हमने बना दी एक बोनी फिश, आप जान रहे हो क्योंकि इसके दोनों फिन्स बराबर हैं। ठीक है, ये बोनी फिश।
ये इसकी बॉडी पे स्केल्स हैं, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी होती है 50 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। कितनी? 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। मगर फिश वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है 200 टू 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, न इससे बहुत कम न इससे बहुत ज़्यादा। ये ऑस्मोलैरिटी इसको मेंटेन रखनी है अपनी। अब क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी, बाहर के पानी की ऑस्मोलैरिटी क्या है, वो बहुत कम है 50, और अंदर है 200 से 300। इसका मतलब बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है। तो इसको दो दिक्कतें आएंगी। एक तो बाहर क्योंकि पानी ज़्यादा है, पानी अंदर आना चाहेगा, और अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट का लॉस होगा बाहर की तरफ, जिससे इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। पर ये होने नहीं देगी क्योंकि ये वर्टिब्रेट है, ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को कम नहीं होने देगी। अब देखिए क्या होगा, बाहर से वाटर इंटर करना चाहता है अंदर, पानी अंदर आना चाहता है पर वो आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फ़िश की बॉडी पे ये हैं स्केल्स, ये स्केल्स, और साथ ही साथ यहाँ इसमें फैटी टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। फैटी टिश्यूज़ स्किन के नीचे इसके होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये दोनों बॉडी से तो पानी अंदर नहीं आने देंगे, ये वाटर इसकी बॉडी से डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न सॉल्ट बॉडी से बाहर जा सकता है क्योंकि स्केल्स और एडिपोज टिश्यू वो वाटर को अंदर आने नहीं देंगे, सॉल्ट को बाहर जाने नहीं देंगे। दूसरी बात, यहाँ इसके पास जो है ना गिल्स हैं, ये दीज आर दी गिल्स, ये गिल्स हैं। अब ये कितना भी चाह ले, गिल्स से तो पानी अंदर आएगा ही आएगा, ये उसे रोक नहीं सकती। यहाँ से वाटर लगातार इंटर करेगा थ्रू गिल्स, वो अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, ऑस्मोलैरिटी इसकी क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर पानी आ रहा है तो पानी ज़्यादा ना एक्सक्रीट करना पड़े, इसलिए ये मछली कभी पानी नहीं पीती ना। आप कह लो डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीती क्योंकि पानी वैसे ही गिल से अंदर आ रहा है, इसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। अगर ये पानी पिएगी तो इसको एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये आजीवन रोज़ा रखती है पानी वाला और कभी पानी नहीं पीती। प्लस इसकी यूरिन कैसी होगी, ये जो यूरिन एक्सपेल करेगी आपको क्या लगता है वो डाइल्यूट होनी चाहिए कि कंसनट्रेटेड? पानी ज़्यादा होना चाहिए कि कम? ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी में वैसे ही पानी इंटर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा पानी को निकालना है, इसीलिए इसकी यूरिन क्या होती है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। ये डाइल्यूट यूरिन एक्सपेल करती है, ठीक है। पानी नहीं पीती, जो पानी अंदर आ रहा है यूरिन में उसको एक्सपेल कर देती है, मगर फिर भी इसके अंदर पानी ज़्यादा आ रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है और सॉल्ट भी गिल से बाहर जा रहे हैं। सॉल्ट भी क्या है, गिल से बाहर जा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, कुछ न कुछ सॉल्ट का भी लॉस होगा बॉडी से, तो सॉल्ट का भी लॉस हो रहा है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब ये कैसे अपनी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाए? पानी निकालना तो एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकाले, दूसरा तरीका ये कि सॉल्ट अंदर ले ले, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, इसको बढ़ानी है, तो बाहर से सॉल्ट इसको अंदर लेना है। और उसके लिए इसके पास होते हैं ये सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं यहाँ पे। इन सेल्स को हम कहते हैं आयनोसाइट्स, या यही होते हैं क्लोराइड सेल्स। आयनोसाइट या क्लोराइड सेल्स ये एटीपी का यूज़ करके बाहर से Na+ या Cl- आयन को अंदर पंप कर लेते हैं, अंदर की तरफ पंप कर लेते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ADP बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सॉल्ट का जो लॉस हो रहा है या पानी बॉडी में अंदर जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, पानी अंदर आ रहा है, पानी तो चाहेगा इसकी भी 50 हो जाए।
ये एटीपी खर्च करके आयनोसाइट या क्लोराइड सेल की मदद से समुद्र में, ओशन में, सॉरी फ्रेश वाटर में जो Na+ और Cl- है, क्योंकि फ्रेश वाटर में उसे एक्टिवली पंप करती है। एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन काफ़ी कम होती है, तो वहाँ से एटीपी यूज़ करके ये सॉल्ट को अपने अंदर खींच लेती है आयनोसाइट से, और इस तरह से अपनी ऑस्मोलरिटी को ये मेंटेन कर लेती है। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए। फ्रेश वाटर में रहने वाली ये बोनी फिश है जिसकी ऑस्मोलरिटी 200 से 300 है। बाहर से पानी अंदर आना चाहता है, सॉल्ट बाहर जाना चाहता है, पानी बॉडी से तो नहीं आ पाता पर गिल से अंदर आ जाता है, और कुछ सॉल्ट गिल से बाहर चले जाते हैं। तो जब पानी अंदर आ रहा है, जबकि ये पानी कभी नहीं पीती, फिर भी पानी बॉडी में बढ़ रहा है और सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो पानी को ये डायल्यूट यूरिन के फॉर्म में निकालती है, बहुत सारे पानी को बाहर निकाल देती है। फिर भी इसके सॉल्ट का लॉस हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए Na+ और Cl- जो सॉल्ट्स हैं वो आयनोसाइट या क्लोराइड सेल की मदद से एक्टिवली अपने अंदर पंप कर लेती है, और इस तरह से ये अपनी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रख पाती है। ठीक है, तो ये तो वो बोनी फिश है जो फ्रेश वाटर में रह रही है। अब मैराइन वाटर में दूसरे तरह का चैलेंज आएगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन मैराइन एनवायरनमेंट। वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन मैराइन एनवायरनमेंट, इन मैराइन एनवायरनमेंट। अब मैराइन वाटर को ज़रा देखते हैं। अब मैराइन वाटर में भी बोनी फिश बना लेते हैं। ये बोनी फिश है जो मैराइन वाटर में रहती है। ठीक है, ये बॉडी पे अलग अलग स्केल्स। ठीक है, अब देखिए मैराइन एनवायरनमेंट की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 1000 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। देख रहे हैं, 1000 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, बहुत ज़्यादा। जबकि वर्टिब्रेट की बॉडी की ऑस्मोलरिटी वही पहले की तरह 200 से 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। अब चैलेंज क्या आएगा? अब चैलेंज ये होगा कि इस फिश की बॉडी से पानी बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, पानी कम है, इसकी बॉडी में पानी ज़्यादा है। तो जब यहाँ से वाटर निकलने का प्रयास करेगा H2O, तो क्या वो निकल पाएगा? जी नहीं, क्योंकि ये स्केल्स और एडिपोज टिश्यू इसे बाहर निकलने नहीं देंगे। मगर इस फिश के पास ये है गिल्स, इन गिल्स से पानी बाहर जाएगा और ये फिश उसे रोक भी नहीं सकती। यहाँ से वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, क्योंकि बाहर वाटर कम है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस फिश से जब वाटर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को और ज़्यादा ना उसको कंपनसेट करने के लिए पहली चीज़ तो ये फ़िश की जो यूरिन है कैसी होगी? अब डाइल्यूट की कंसंट्रेट, पानी ज़्यादा निकालेगी कम कम, क्योंकि पानी तो खुद ही बाहर जा रहा है, कमी पड़ रही है इसको पानी की, इसलिए इसकी यूरिन कैसी होगी? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसी होगी? कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, गिल से वाटर बाहर जा ही रहा है, अब पानी की कमी हो रही है, कहाँ से पूरी करे? तो ये क्या करती है कि दिस ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ओशन। आप कहोगे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया, ओशन से वाटर पी रही है। अब तो इसकी ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तेज़ी से बढ़ जाएगी और तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाटर पीती है और पानी को अलग कर लेती है, सॉल्ट को अलग। यहाँ पे आयनोसाइट थे ना, आयनोसाइट इसके पास हैं, या क्लोराइड सेल्स, आयनोसाइट्स। अब ये जो पानी पीती है उसमें से पानी तो रख लेती है, मगर जो मोनोवैलेंट आयंस हैं जैसे कि Na+, जैसे कि Cl-, इनको ये बाहर निकाल देती है पानी में एक्टिवली, क्योंकि पानी में तो पहले से ही आयन बहुत ज़्यादा है, तो बाहर भेजने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोनोवैलेंट जो आयंस हैं उसको आयनोसाइड से निकाल देती है, और डाइवैलेंट आयंस को यूरिन में निकाल देती है। डाइवैलेंट आयंस, फॉर एग्जांपल Mg2+ और दूसरे आयंस। बात को समझे आप?
पानी इसमें गिल से बाहर जा रहा है, इसीलिए ये यूरिन बहुत कंसनट्रेट रखती है, पानी का लॉस नहीं करती। प्लस फिर भी तो ऑस्मोलिटी इसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो बाहर से पानी पी लेती है, पानी पीते ही इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, मगर ये उस पानी को छान लेती है, पानी को निकाल लिया, उसमें से सॉल्ट निकाल लिए। अब जो मोनोवेलेंट सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, उनको बाहर निकाल देती है आयनोसाइड की मदद से बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, पर डायवेलेंट इससे बाहर नहीं जाते, तो डायवेलेंट आयन को ये यूरिन में एक्सक्रीट कर देती है। पानी लिया, उसमें से आयंस छान लिए, सॉल्ट छान लिया, पानी अपने पास रखा ताकि ऑस्मोलिटी ज़्यादा बढ़े ना, और मोनोवेलेंट को निकाल दिया आयनोसाइड से और डायवेलेंट को निकाल दिया यूरिन में। इस तरह से ये अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन रख पाती है। बात समझे आप, बात समझे। अब इनको समझने के बाद ये मत सोचिएगा कि चैलेंजेस केवल जो है ना वाटर में है, वो लैंड में भी है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग, वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, लैंड पर भी चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग डाल ली होगी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग अगर अपनी बॉडी का 12% से ज़्यादा वाटर लॉस कर देता है, देन द ह्यूमन बीइंग विल डाई। इसका मतलब आदमी को लगातार पानी पी के अपने को हाइड्रेटेड रखना होगा। ये नहीं कि बहुत देर तक पानी नहीं पिया, 2-3 दिन 4 दिन पानी नहीं पिया, आदमी ऊपर चला जाएगा। 12% से ज़्यादा वाटर लॉस मतलब डेथ। तो इस बात को लिखिए ज़रा, पॉइंट 1, ह्यूमन बीइंग विल डाई इफ दे लूज मोर देन 12% ऑफ देयर बॉडी वाटर। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग विल डाई इफ दे लूज मोर देन 12% ऑफ देयर बॉडी वाटर। तो ह्यूमन बीइंग 12% ज़्यादा बॉडी वाटर लॉस करता है तो वो मर सकता है। अब कैमल की बात करें, शिप ऑफ डेजर्ट, सेकंड पॉइंट, कैमल को जब पानी की कमी होती है ना, तो वो अपनी यूरिया को एक्सक्रीट ही नहीं करता, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी चाहिए, मगर पानी चाहिए, पानी का तो लॉस होगा, और पानी उसे मिल नहीं रहा कई दिनों से। तो कैमल क्या करता है, अपनी जो यूरिया है उसको टिश्यूज़ में स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर कर लेता है, टिश्यूज़ में। और टिश्यूज़ में स्टोर करता है तो सीधी सी बात है, सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर का लॉस भी बॉडी से कम होता है, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा स्टोर कर लिया। और जब कभी उसे पानी मिलता है तो वो 10 मिनट में लगभग 80-90 लीटर पानी पी जाता है, इतनी जल्दी गॉड ने उसे ऐसा ही बनाया है। तो इस बात को ज़रा लिख लीजिए। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, when water is not available, camel does not excrete its urine. Camel does not excrete its urine या यूरिया, ब्रैकेट में यूरिया, it stores them in their body tissue. It stores them in their body tissue. Stores them in their body tissue. वो बॉडी टिश्यू में स्टोर करता है। ऐसे ही कैंगरू रैट होता है एक डेजर्ट में, कंगारू रैट, कैंगरू रैट, वो इतना कम वाटर लॉस करता है अपनी बॉडी से, बॉडी इस तरह से बनी हुई है, वो डेजर्ट में रहता है कि वो 90% लॉस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर से ही रिकवर कर लेता है। 90% लॉस वाटर किससे, मेटाबॉलिक वाटर से, बॉडी में जो वाटर बनता है उसी से रिकवर कर लेता है। 10% जो लॉस हुआ वो उसको फूड से मिल जाता है, जो भी फूड खाता है थोड़ा बहुत वाटर उसमें मिल जाता है, तो उसको पानी पीने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। एक और बात, उसमें नेज़ल काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब कि जब एयर बाहर जा रही होती है, CO2 के साथ वाटर भी जाता है ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेशन ऐसे है उल्टी 180 डिग्री पे। तो जब ये CO2 और वाटर बाहर जा रहा होता है नाक से ऐसे घूम घूम के, ठीक है, ऐसे, और ब्लड सर्कुलेशन उल्टी घूम रही है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन उसमें से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। कहाँ ले जा रहे हो पानी, 2 पानी हमारा, पानी ले लेती है और केवल CO2 बाहर जाती है। तो इसका मतलब नेज़ल काउंटर करंट मैकेनिज्म से वो वाटर को प्रोटेक्ट करता है, उसके ब्रीदिंग में जो वाटर का लॉस होता है वो होता ही नहीं, पर्सपिरेशन होता ही नहीं, बॉडी ऐसी बनी हुई, पसीना नहीं होता, वहाँ से लॉस होता नहीं। ब्रीदिंग में लॉस करते हैं, 2 ही चीज़ों में लॉस करता है एनिमल, तो ब्रीदिंग वाला वाटर भी वो खींच लेता है, उसका नेज़ल काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस बात को ज़रा लिख लीजिए। कैंगरू रैट लिव्स इन डेजर्ट, कैंगरू रैट लिव्स इन डेजर्ट and loses very little water, it gets it 90% lost water, it gets 90% lost water from metabolic water. It gets 90% lost water from metabolic water,
फ्रॉम मेटाबॉलिक वाटर, फुल स्टॉप। आगे लिखे नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म, नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म, nasal counter current mechanism prevent the loss of water during breathing, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी आपने देख लिया। एक पॉइंट और छोटा सा बचता है शार्क के लिए कि कैसे अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखती है। ये है ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये होता है यूरिया, और दूसरा ऑस्मोलाइट है TMAO, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, सॉरी। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड और यूरिया ये ऑस्मोलाइट्स हैं। ये ऑस्मोलाइट क्या होता है? ये ऑस्मोलाइट अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी में स्टोर करके रखे, जैसे कैमल थोड़ा बहुत यूरिया स्टोर कर रहा था, तो वो अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी को बढ़ा लेगा। अगर बॉडी की ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है तो बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में बॉडी में वाटर कम हो गया, तो वाटर लॉस होगा ही नहीं। यही शार्क वगैरह करती हैं। शार्क कैसे अपनी ऑस्मोलिटी 1000 रखती है? आप जानते हो कि शार्क जो है ना, वो वर्टिब्रेट होते हुए भी वो क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर की ऑस्मो कन्फर्मर मतलब सराउंडिंग मीडियम की जो ऑस्मोलिटी होती है वही बना के रखती है वो अपनी। कैसे? देखो, शार्क जो है ना, वो अपनी बॉडी में TMAO और यूरिया को स्टोर कर लेती है। किसको? TMAO और यूरिया, ये ऑस्मोलाइट हैं। ये ऑस्मोलाइट जब ये स्टोर कर लेती है अपनी बॉडी में तो इसकी बॉडी की ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर बाहर की ऑस्मोलिटी 1000 है मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, ये आप जानते हो मैराइन वाटर की ऑस्मोलिटी है, मैराइन वाटर की ऑस्मोलिटी। तो इसका मतलब शार्क की बॉडी की भी ऑस्मोलिटी इतनी ही मेंटेन रख लेती है, वो मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर। जितनी बाहर की है उतनी ऑस्मोलिटी शार्क अपनी कर लेती है। कैसे? क्योंकि वो अपनी बॉडी में यूरिया और TMAO ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो कि ऑस्मोलाइट्स है उनको स्टोर कर लेती है, ना कि आयंस को Na+Cl- और दूसरे आयंस इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये TMAO और यूरिया इतना ज़्यादा स्टोर करती है कि इसकी ऑस्मोलिटी 1000 से थोड़ी ऊपर ही हो जाती है, बाहर की 1000 और इसकी 1000 से स्लाइटली ऊपर। जब 1000 से स्लाइटली ऊपर हो गई तो सीधी सी बात है पानी इसकी बॉडी से बाहर तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र से या ओशन से ज़्यादा ऑस्मोलिटी इसकी हो गई। मेरी बात को समझ गया? यूरिया और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की वजह से ये अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी बढ़ा लेती है। ये ओशन से मैराइन वाटर से ज़्यादा ऑस्मोलिटी इसकी हो गई, मगर इसमें आयन वो ओशन से ज़्यादा नहीं है। आयन ओशन में ज़्यादा है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसने अपनी ऑस्मोलिटी बढ़ाई तो है पर किससे? आयन से नहीं, इन दोनों से बढ़ाई है। आयन स्टोर कर लेगी बहुत ज़्यादा, समुद्र के बराबर आयन कर लेगी, ओशन के बराबर तो मर जाएगी ये तड़प तड़प के, क्योंकि उतने आयंस को ये बैलेंस ही नहीं कर पाएगी, इसकी बॉडी के फंक्शन ही बिगड़ जाएंगे। तो इनको बॉडी में स्टोर कर लेती है TMAO और यूरिया को, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी बॉडी पे ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, पानी का लॉस नहीं होता। तो आप ये कह सकते हो कि जो शार्क की बॉडी है ना, शार्क की बॉडी या कार्टिलेजिनस फिशेस, सभी कार्टिलेजिनस फिशेस, हम कार्टिलेज फिश लिख लेते हैं बेटर रहेगा, या एलास्मोब्रैंक लिख लेते हैं, एलास्मोब्रैंक्स, ठीक है। इनकी बॉडी इज हाइपर ऑस्मोटिक टू सी वाटर। ये हाइपर ऑस्मोटिक होती है, सी वाटर से भी थोड़ी ज़्यादा इसकी ऑस्मोलिटी होती है इनकी वजह से, मगर आयन कम होते हैं इसमें। साथ ही साथ आप कह सकते हो बट हाइपो आयोनिक। देखिए, ऑस्मोलिटी अलग चीज़ है, ऑस्मोलिटी बढ़ा ली इसने पर आयन की मदद से नहीं। ऑस्मोलिटी भले ही ज़्यादा है पर आयन अभी भी कम है, तो इसकी बॉडी हाइपो आयोनिक टू सी वाटर। इसका मतलब शार्क की बॉडी या कार्टिलेजिनस फिशेस की बॉडी
वो ऑस्मोलैरिटी में तो ज़्यादा होती है सी वाटर के, मगर आयंस की बात करें तो समुद्र में आयन ज़्यादा होते हैं, उनमें कम होते हैं, तो इसीलिए उनको हाइपो आयनिक लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो एग्ज़ाम्पल है वो होता है सीलोकैंथ, ये फ़िश है, प्रिमिटिव फ़िश है, लेटिमेरिया। ठीक है, बताया इसको आपको। ये भी इसी तरह से अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि ये भी ओशन में रहती है, अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा लेती है बिना बॉडी में आयंस को इंक्रीज़ करे। बात को समझ गए आप? ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी कम है, पर मैं तो अपने टेस्ट में देता ही रहता हूँ, क्योंकि ये समझेंगे आप तभी कुछ क्वेश्चन को कर पाएंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। इसीलिए ये बातें आपको बताई कि आपके ब्रेन जो है वो थोड़ा विकसित हो, नॉलेज अच्छी हो, उसको ऑस्मोलैरिटी की नॉलेज भी मिले कि कैसे होती है ऑस्मोलैरिटी, तभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये टॉपिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन फाइनली फिनिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।